हेलो फ्रेंड्स, रेडी टू सॉल्व चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। बेटा ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आता है, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना। त्रिकोणमिति का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम अलग अलग जगहों पर इसको यूज करते हैं और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हम किसी वस्तु की ऊंचाई या फिर किसी एक स्थान से उसकी दूरी त्रिकोणमिति की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। जैसे किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना, या किसी पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, या जैसे हाइट एंड डिस्टेंस की हेल्प से ही करते हैं बेटा। इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। तो आइए समझते हैं कि ये टॉपिक क्या कहता है। हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए बेटा हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसे क्लियर करने होंगे। सबसे पहला टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले इनको समझाता हूं कि ये होते क्या है। इसको समझने के लिए बेटा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है ना, जो जमीन पर खड़ा है ना। मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर एक्स। अब अगर मिस्टर एक्स जमीन पर सीधे खड़े हैं ऐसे, और ये इनकी गर्दन सीधी है, तो ये जो लाइन इनकी आंखों से जो ये लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलेंगे विजन लाइन। विजन लाइन है ये, दृष्टि रेखा हिंदी में कहते हैं इसको, है ना, दृष्टि रेखा। और ये दृष्टि रेखा कैसी है, ये दृष्टि रेखा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज दृष्टि रेखा है, ठीक, यानी हम आंखों से सीधे देख रहे हैं। अब अगर मुझे कोई ऊपर की वस्तु देखनी है, मान लो कोई ऊंचाई पर वस्तु है और उसको देखनी है, तो मुझे अपनी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। यानी इस क्षैतिज विजन लाइन से, जो क्षैतिज दृष्टि रेखा थी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इससे ऊपर देखनी पड़ेगी ऐसे। और ऊपर देखनी पड़ेगी तो गर्दन को ऐसे उठानी पड़ेगी, और गर्दन को उठानी पड़ेगी तो एक देखो घुमाव पैदा होगा, हमारी गर्दन में एक घुमाव पैदा होगा, यानी एक एंगल बनेगा। और इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो थीटा एंगल बना बेटा, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माने चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी बढ़ रहे हैं, और उस केस में उन्नयन कोण बनेगा। तो जब भी क्षैतिज लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर कोण बने तो समझ जाना उन्नयन कोण है। क्लियर। इस बात को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए कोई टावर है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो इस टावर के चोटी को देख रहा है। मान लो इसका दोस्त यहाँ पर खड़ा है ना, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। सपोज एक्स वाई को देख रहा है, वाई उसका दोस्त टावर के चोटी पर खड़ा है, टावर पे चढ़ गया है। तो उसको देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ऊपर की तरफ एक एंगल बनेगा थीटा, और इस थीटा एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। इसको हिंदी में कहेंगे उन्नयन, उन्नयन कोण। उन्नयन माने बढ़ना, यानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा उन्नयन कोण। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन माने घटना, यानी अवनमन। अवनमन होना माने समय के साथ घटना, है ना। तो डिप्रेशन होना यानी घटना। अब यहां पर क्या सिनारियो होगा। सपोज ये कोई ऑब्जर्वर है जिसकी आंखों से एक रेज जाएगी जो हॉरिजॉन्टल केस में, और इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा, है ना। ये कैसी वाली दृष्टि रेखा हो गई बताओ। क्षैतिज, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल है। बोलो बेटा। अब इसको नीचे की वस्तु देखनी है, तो नीचे की वस्तु देखने के लिए गर्दन ऐसे झुकानी पड़ेगी। जैसे आप अपने बिल्डिंग पर टॉप पे जाके खड़े हो जाइए या किसी टावर पर, और नीचे कोई गाड़ी खड़ी है, कार, उसको देखना है, तो क्या करोगे, ऐसे देखोगे ना नीचे। तो नीचे करने के लिए गर्दन झुकाओगे। तो जब गर्दन झुकाओगे तो इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ लाइन जाएगी ऐसे, और उस केस में जो कोण बनेगा थीटा, ये थीटा कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो जब नीचे गर्दन झुकानी पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर गर्दन करनी पड़े एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर जाओगे उन्नयन, नीचे जाओगे अवनमन, ठीक है। सीधे रहोगे तो क्षैतिज दृष्टि रेखा है ना। ऊपर देखोगे उन्नयन, नीचे देखोगे अवनमन। क्लियर, बात समझ में आ गई। जब गर्दन ऊपर करते हैं एलिवेशन, एलिवेटर ऊपर चढ़ता है ना, आप एलिवेटर से ऐसे ऊपर जाते हो, है ना, ठीक है। और उन्नयन डिप्रेशन, घटना, डिप्रेशन होना, समय के साथ डिप्रिशिएशन होता है वस्तु की कीमत में, है ना, घटता है, तो डिप्रेशन। ये दो चीजें हमें
कॉन्सेप्ट मिल गया कि एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब सपोज बेटा ये कोई वस्तु है जो ऊपर टॉप पर किसी, मान लो ये टावर की चोटी है, टॉप है, और यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। यहां पे सपोज इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया और इसको डी नाम दे दिया। तो अगर सी पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और यहां से कोई चोटी को देखे, तो उस केस में सपोज जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, मान लो उसको नाम दे दिया अल्फा। अब हम थोड़ा पीछे खिसक गए और डी पर आकर के हमने इस चोटी को देखा, तो यहां पर बन गया बीटा। तो जैसे जैसे हम टावर से पीछे जाएंगे वैसे वैसे हमें गर्दन कम उठानी पड़ेगी, है ना। ये बात आप समझ सकते हो। जैसे आप किसी टावर के पास चले जाओ, अब बिल्कुल पास खड़े होकर ऊपर देखो तो गर्दन ऐसे करनी पड़ती है, जबकि थोड़ा पीछे चले जाओ तो ऐसे थोड़ी सी गर्दन करके ही चोटी दिख जाती है। तो जितना पीछे होते जाओगे गर्दन उतनी ही कम उठानी पड़ेगी, माने पीछे जाने पर कोण छोटा बनता जाएगा। कल को मैं और पीछे चला जाऊं बेटा यहां से, तो देखो ये एंगल और छोटा बन जाएगा। जैसे जैसे पीछे जाओगे वैसे वैसे एंगल घटता जाएगा। तो किसी भी बिल्डिंग के, टावर के, पेड़ हो, पहाड़ी हो, चोटी हो, जब हम उसके पास आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बढ़ता है, और दूर जाते हैं तो एंगल घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसे अप्लाई करना होगा, है ना, क्योंकि वहां बस ये देगा कि 30 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है, मगर ये नहीं बताएगा कि कौन सा 30 कौन सा 60। आपको समझना पड़ेगा कि पास वाला बड़ा होगा, दूर वाला छोटा होगा। तो बेटा इस केस में अगर मैं पूछूं तो देखो अल्फा बड़ा होगा और बीटा छोटा होगा, यानी अल्फा कोण बड़ा कोण होगा, बीटा कोण छोटा कोण होगा। कल को अगर मैं इस वाले को गामा मान लूं तो गामा तो और छोटा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा अल्फा, उससे छोटा बीटा और उससे छोटा हो जाएगा गामा। जैसे जैसे हम बिल्डिंग से, टावर से, पेड़ से, पहाड़ी से, चोटी से दूर जाएंगे वैसे वैसे कोण छोटा बनेगा, और जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे कोण बड़ा बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए अब सपोज मैं कहीं ऊपर चोटी पर खड़ा हूं यहां पे, और नीचे कोई यहां पर सपोज कोई कार है जो सी पॉइंट पर खड़ी है। तो जब मैं ऊपर से इस कार को देखूंगा तो देखो इतना बड़ा कोण बन रहा होगा, बीटा कोण। और जब मैं थोड़ा और आगे गया, मान लो डी पर, अब कार पहुंच गई डी पॉइंट पर चल के, और जब मैंने अब डी को देखा तो अब जो कोण बना, ये कोण बना अल्फा। तो अगर ये विजन लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण है। क्योंकि पास जा रहे हैं, पास में वस्तु खड़ी है तो बड़ा कोण बन रहा है, और दूर जाने पर छोटा कोण बन रहा है। यानी जब किसी बिल्डिंग के, टावर के, पहाड़ी के, चोटी के पास की वस्तु ऊपर से नीचे देखेंगे तो बड़ा कोण बनेगा, दूर देखेंगे तो छोटा कोण बनेगा। यानी बीटा बड़ा कोण है और अल्फा छोटा कोण है। यानी पास वाला अवनमन कोण, किसी बिल्डिंग के पास जब वस्तु को देखेंगे तो अवनमन कोण बड़ा बनेगा, और दूर जाने पर अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन छोटा होगा। तो दोनों ही केस में, चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, हमेशा याद रखना है पास वाला कोण बड़ा होगा, दूर वाला कोण छोटा होगा। बस ऐसे याद कर लो, क्लियर। ऊपर देखोगे उन्नयन कोण, नीचे देखोगे अवनमन कोण, पास से देखोगे बड़ा कोण, दूर देखोगे या दूर से देखोगे छोटा कोण, है ना। ये बात क्लियर रखनी है। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर ऊर्ध्वाधर एक टावर या मीनार जो भी कह लीजिए वो खड़ा है ना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो लीजिए एक टावर बना दिया, इस तरीके से एक टावर खड़ी है, ठीक है। फिर कह रहा है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज अवे 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इस टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर बेटा जमीन पर कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। इस टावर की चोटी को जब हमने देखा ऐसे तो बताओ कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का, है ना। ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बनता है। देखो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का, ठीक है। कैसे बनेगा उन्नयन कोण, जब नीचे से ऊपर देखेंगे, क्लियर। मान लीजिए इस टावर की जो हाइट है वो h है, तो बेटा यही h मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी हाइट ऑफ टावर जो है वो ज्ञात करना है। तो देखो ये बेस, इसके फुट से, टावर के तली से 15 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है जहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। अब हम बड़े आसानी से इस हाइट को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे बताओ। तो इस हाइट को लिखने के लिए बेटा अगर इस त्रिभुज में देखें, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम दे दिया हमने ABC, तो बताओ इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज
ए बी सी में, है ना। ये लंब है, ये आधार, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा लगता है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो tan 60, tan थीटा ले लीजिए इस कोण के लिए, 60 डिग्री के लिए tan, लंब बटा आधार h डिवाइड में 15। tan 60 होता है √3, h डिवाइड में 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देखो ये हो गया 15√3 और ये हो गया h, यानी h की वैल्यू आ गई 15√3 मीटर। तो h बराबर हो गया 15√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। कई बारी √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है ना। वैसे हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, जब क्वेश्चन में दिया होगा तो हम वैल्यू पुट करेंगे, नहीं दिया है तो हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहो तो आप लिख सकते हो 15 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यहां पर 1.732 लिख करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो 15 2 15 दूनी 30, 0 कैरी हो गया 3, 15 3 45 और 3 48, 48 कैरी हो गया 4, 15 7 105 और 4 109 कैरी हो गया 10, 15 1 15 और 10 25, तो ये आ गया बेटा 25.980 मीटर। तो ये हमारे इस टावर की या इस मीनार की हाइट आ गई। तो आपने देखा कि त्रिकोणमिति की हेल्प से, है ना, कितने आसानी से हम बड़े आसानी से बिना ऊपर चढ़े हम इस टावर की हाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का रियल एप्लीकेशन है ना। हम अपने बिल्डिंग की हाइट, है ना, किसी पहाड़ी की चोटी की हाइट, पेड़ की हाइट, रियल लाइफ में भी ये सब ऐसे ही मेजर करे जाते हैं। जैसे आप माउंट एवरेस्ट की हाइट पढ़ते हो कि इतने है, तो कैसे मेजर किया गया, उस चढ़ के इंची टेप से नहीं नापा गया, वहां पर हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। या फिर जैसे आप सोलर सिस्टम में डिफरेंट जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से बताते हैं। तो बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये, बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका देखिए डेली लाइफ का एग्जांपल है। आपके घरों में जब भी आपके कॉलोनी में आपकी लाइट गड़बड़ हो जाती है आंधी तूफान में, तो इस तरीके का देखिए सिचुएशन क्रिएट होता है। देखिए क्या कह रहा है, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी बिजली का जो खंबा है वो 5 मीटर ऊंचा है ना, और उसमें कोई तार में खराबी आ गई, उसकी मरम्मत करनी है। काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। बिल्कुल टॉप पे तो तार ही होता है, उस तार से नीचे थोड़ा, कितना नीचे, 1.3 मीटर नीचे तक उसको जाना है। वहीं पर कुछ तार और गड़बड़ होगा, उसको सही करना होगा, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि उस यहां तक, यहां देखो बी तक, यहां बी तक जाने के लिए ये जो सीढ़ी आप देख रहे होंगे ना, सीढ़ी जिसपे चढ़ के वहां तक जाएगा मिस्त्री, तो कह रहा है कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यानी अगर हम 60 डिग्री के कोण पर इस सीढ़ी को झुका करके ऐसे बिजली का खंबा है और ऐसे हमने सीढ़ी लगा दी, कितने कोण पर लगा दी बताओ, 60 डिग्री के कोण पे लगा दी ऐसे, तो हम यहां पर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो बताइए कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब देखो कितना सुंदर एप्लीकेशन है ना। हम बिना इंची टेप से नापे ही आसानी से, अभी आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के बहुत सुंदर तरीके से इस सीढ़ी की लंबाई बता देंगे। तो यही तो ब्यूटी है इस चैप्टर की, आप इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे। आपने कई बार लोगों से सुना होगा, कुछ ऐसे भी लोग जो कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का क्या काम है, तो उनको समझाओ भैया ये काम है, देखो हम ऐसे बड़े आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। क्या तो आप माउंट एवरेस्ट की हाइट बताते हो, आप अलग अलग ग्रहों उपग्रहों की दूरियां बताते हो, अर्थ से कि चंद्रमा इतना दूर है, मंगल, तो क्या उनके दादा ने जाके मेजर किया था, ये सब कैसे मेजर किया गया, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा के तो मेजर किए गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे मेजर करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहां देखो, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक 5 मीटर का पोल है जिस पर उसको कोई फॉल्ट को ठीक करना है, रिपेयर करना है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। बिल्कुल टॉप पॉइंट से 1.3 मीटर नीचे तक ही जाना है, एग्जैक्ट टॉप पे नहीं जाना है, यहां पर जाना है। और कैसे जाना है, तो भैया ऐसे सीढ़ी लगा के जाना है ना। ऐसे सीढ़ी लगा के आपके मोहल्ले में भी जब लाइट खराब होती है इलेक्ट्रिशियन आते हैं ऐसे सीढ़ी लेके, और ऐसा सीढ़ी लगा के वहां तक जाके सही कर देते हैं, सबने देखा है। तो बताओ रियल लाइफ का तो प्रॉब्लम है। What should be the length of the ladder? इस सीढ़ी की लेंथ क्या होनी चाहिए? When inclined at angle of 60 degree, जब एंगल कितने का बन जाए बेटा, 60 डिग्री का, to the horizontal 36 से, would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder?
और यहां से यहां का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस CD है बेटा, ये भी फाइंड करनी। कह रहा है इस खंभे के, बिजली का जो खंभा है, इसके फुट से, इसके तली से कितने डिस्टेंस पर उसको अपनी सीढ़ी लगानी पड़ेगी, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछा गया है। एक तो इस सीढ़ी की लेंथ पूछी गई है और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो सबसे पहले डायग्राम बना के यही समझना होता है कि क्या क्या पूछा गया है। तो हमारे इस डायग्राम में अगर मैं इसको ABC लिख दूं, तो एक तो ये BC फाइंड करना है और एक ये AC, सीढ़ी की लंबाई है, ये नहीं है, ये तो खंबे की ऊंचाई है, ये नहीं प्राप्त करना है हमें। सीढ़ी की, सीढ़ी यहाँ है बेटा, ये देखो ये सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई प्राप्त करनी है, यानी इस डायग्राम में AC। अब हमारे बुक में जो क्वेश्चन है, जो डायग्राम गिवन है, देखो ये ABDC, यानी हमें क्या क्या फाइंड करना है। मैं इसको एक बार ठीक से, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आइए इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हमें एक तो BC फाइंड करना है, BC फाइंड करना है क्योंकि BC है सीढ़ी की लंबाई, लैडर की लेंथ। दूसरा क्या फाइंड करना है, CD, ये CD, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। आइए एप्लीकेशन लगाते हैं त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का, और फाइंड करते हैं। तो बेटा पूरा जो टावर है, ये पूरा बिजली का खंभा है, ये कितने मीटर का बताओ, 5 मीटर, यानी यहां से यहां की हाइट जो है ये 5 मीटर है। और ये जो टॉप से ये वाला पॉइंट है, ये है बेटा 1.3 मीटर, है ना। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 1.3 मीटर नीचे, तो ये कितना हो गया बताओ, 1.3 मीटर। तो क्या मुझे बता पाओगे कि ये हाइट कितनी रह जाएगी, ये हाइट रह जाएगी 5 माइनस 1.3। तो 5 में से 1 माइनस करोगे 4 और 0.3 और माइनस कर दो तो 3.7 मीटर। यानी ये जो BD वाली हाइट है, यहां से यहां की ये हाइट हो गई बेटा 3.7 मीटर, ठीक है। ये हाइट हो गई 3.7 मीटर। अब मेरे को BC फाइंड करना है। तो बताओ ये एंगल गिवन है, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। तो बताओ इस समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये कर्ण है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो लंब और कर्ण में साइन थीटा लगता है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में कहते हैं लंब बटा कर्ण, और ये साइन थीटा होता है, यानी मुझे यहाँ साइन थीटा लगाना है। तो बताओ साइन कितने डिग्री, साइन 60 डिग्री बेटा, साइन 60। लंब यानी कि डायग्राम में BD डिवाइड में कर्ण यानी BC, ठीक है, ये सबको दिख रहा होगा। तो BD अपॉन BC, ठीक है बेटा। साइन 60 होती है √3/2, ये हो गया BD। अच्छा बताओ BD कितना है, 3.7। तो ये लीजिए BD को मैं लिख देता हूं बेटा 3.7 डिवाइडेड बाई BC। BC हमको, सॉरी BC नहीं DC है, हाँ सॉरी BC, ये BC लैडर की लेंथ, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। तो देखो ये हो गया √3 BC और ये हो गया 3.7 इंटू 2। तो बताओ √3 BC, 3.7 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 7 जा 14, कैरी हो गया 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ये हो गया 7.4। तो बताओ यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आई, 7.4 डिवाइड में √3, √3 की वैल्यू है बेटा 1.732। ले लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको 73 दे रखा है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना है, फिर आप इस 2 को हटा देना, है ना। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दे रखा है, तो जितने प्लेस तक दे रखा है वही रखोगे। √3 की वैल्यू 1.73 है, तो आप भी यहाँ पर 1.73 लिख लीजिए। अब ऊपर ऐसे 0 लगा लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 बिंदु, डेसिमल के बाद 2 डिजिट और नीचे भी 2 डिजिट। अब ये डेसिमल कट हो जाते हैं, तो बताओ कितना बन जाएगा, 740 डिवाइड में 173। अब आप ऐसे 740 में 173 से डिवाइड कर लीजिए और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो कितनी बारी लगभग जाएगा, तो पहले 4 बारी करके देखते हैं कि क्या 4 बारी जाता है। देखो 4 3 12, 2 कैरी हो गया 1, 4 7 28 और 1 29 के 9 हासिल हो गया 2, 4 1 कम 4 और 2 6, हाँ जी। तो 4 बार डिवाइड किया तो इतना आया, बताओ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 6 से 6 कट गया। तो अब यहाँ पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा, है ना। तो लगभग 2 बारी। तो देखो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 3, 10 में से 6 गया 4 बेटा, 7 में से 4 गया 3 और देखो यहाँ 1। अगेन यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे और लगभग ये और ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो अगर मैं इसको एक डिजिट यहाँ हाइड कर लूँ तो 17 के पहाड़े में 17 7 119 है ना, तो लगभग 8 बारी जाना चाहिए। तो 8 लगा लीजिए, तो 8 3 24 के 4 हासिल गया 2
8 7 56, 2 58 के 8 हासिल गया 5, 8 एकम 8 और 5 13। तो देखो थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी 7 बारी। तो ये लगभग कितना आ गया बताओ, 4.27 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो सकती, अप्रोक्सीमेट है। तो इस तरीके से हम अप्रोक्स वैल्यू निकाल के रख देंगे और बोलेंगे कि इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो 4.27 मीटर के आसपास की होनी चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ऑल्सो हाउ फॉर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी ये डीसी वाली डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो बताओ अगर डीसी फाइंड करनी है, ये हाइट है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में लगता है tan थीटा। तो इसी त्रिभुज में अगर मैं tan थीटा लगा दूं बेटा, तो बताओ tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 होगा, बताओ ये परपेंडिकुलर कितना है BD और ये बेस कितना है CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये है 3.7 और CD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 CD और ये किसके इक्वल 3.7। तो बताओ यहां से CD की वैल्यू कितनी आई, 3.7 अपॉन √3 यानी 1.73, ऊपर 0 लगाओ और ये पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 370 डिवाइड में 173 CD। ठीक है, इस तरीके से। अब आप 370 में 173 से डिवाइड कर लेंगे, जैसे यहां पर डिवाइड किया है, डिवाइड आपको आता है। चलिए इतना मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आई होप कि आप कर ले जाएंगे, है ना। इस तरीके से 370 में 173 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लगभग 2 बारी, है ना। 2 3 6, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बेटा 6 में से 4 गया 2। फिर यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 उतार लेंगे, है ना, और ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। तो आपने देखा, ये तो आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में हर तीसरे दिन बिजली खराब होती है और ये सिचुएशन आप रोज देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे एप्लीकेशन करना है। हमें एप्लीकेशन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पेपर में केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, वहां पर हमको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, है ना। एक पैसेज लिखा होगा, तो पैसेज ऐसा ही कोई पैसेज बना देंगे, उसको पढ़ के अपने से डायग्राम बनानी होगी और अपने से स्केच करके एंगल लगा के हाइट लगा के और जो पूछेगा वो बतानी पड़ेगी। इसलिए हमें चीजों को विजुलाइज भी करना है, समझना भी है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा है या ऊंचा है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है बेटा, ये जैसा डायग्राम में दिख रहा होगा, और यहां से 2.8 मीटर की डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, इस तरीके से। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो कह रहा है बताओ इस चिमनी की हाइट क्या होगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और एंगल बताओ कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण है, यानी इस चिमनी से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है, वो ऊपर ऐसे चिमनी की चोटी को देख रहा है। तो आपको बतानी है कि इस चिमनी की हाइट पूरी यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्या होगी। अब आप यहां देखेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑब्जर्वर की हाइट यहां नेग्लिजिबल नहीं है, यहां ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है 1.5, ये हाइट है, जो सीडी है बेटा वो है 1.5 मीटर। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो तो आंख से बनती है, अब अगर इतनी हाइट है ऑब्जर्वर की तो उसकी आंख तो यहां होगी ना, तो ये देखो ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जो उसकी आंखों से बनेगी, जो क्षैतिज दृष्टि रेखा, जो हॉरिजॉन्टल विजन लाइन आपको थोड़ी देर पहले लाइन ऑफ साइट पढ़ाया था। अब यहां से 45 डिग्री ऊपर गर्दन करनी पड़ रही है, तब जाकर के इस चिमनी की टॉप उसको दिखाई दे रही है। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि ये जो चिमनी का बेस है यहां से कितनी दूरी पर है बताओ, 28.5 मीटर का डिस्टेंस है। अब आप मुझे ये समझाओ, मुझे इस चिमनी की हाइट यानी ए बी फाइंड करनी है। इस डायग्राम में चिमनी की हाइट जो है बेटा वो ए बी, यहां से यहां तक की पूरी जमीन से, हाइट तो जमीन से नापोगे ना, आप गलती क्या करते हो, आप ये ए ई फाइंड करते हो, नहीं ए ई जो है वो चिमनी की हाइट नहीं है, चिमनी की हाइट बेटा यहां है, चिमनी जमीन पर है, जमीन से लगा हुआ है, यहां तक मेजर करनी पड़ेगी। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये 1.5 है तो बताओ क्या ये वाला पॉइंट भी 1.5 होगा, है ना। यानी कि अगर हम अपने डायग्राम में आपसे पूछें कि ये जो बीई है, ये देखो बीई, ये बीई भी बेटा 1.5 मीटर होगा, क्योंकि ये भी 1.5 तो ये भी 1.5। पहले ही बता दे रहा हूं, चिमनी की जो ऊंचाई है ना, हाइट ऑफ चिमनी,
हाइट ऑफ चिमनी, वो है बेटा यानी चिमनी की ऊंचाई, जो चिमनी की ऊंचाई है बेटा वो इस डायग्राम में पूरा ए बी है, ठीक है। और ए बी किसके इक्वल है, ए ई प्लस बीई, ये ए बी किसके इक्वल है, ए ई प्लस बीई, ठीक है बेटा। तो देखो बीई तो हमको पहले से मालूम है कितना 1.5, मुझे सिर्फ क्या निकालना रह गया बताओ, ए ई। अगर मैं ए ई निकाल लूं तो मुझे चिमनी की हाइट मिल जाएगी। तो चलो ए ई निकालने के लिए इन ट्रायंगल ए ई डी, क्या आपको ए ई डी एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं, ये देखिए ये है ट्रायंगल ए ई डी, सबको दिख रहा होगा। इन ट्रायंगल ए ई डी एंगल कितना है 45, tan 45, ठीक है बेटा। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार। तो परपेंडिकुलर कितना AE, बेस कितना DE, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AE हमें ज्ञात करना है, DE हमारे क्वेश्चन में गिवन है 28.5, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताइए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आएगा 28.5 इक्वल्स टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो AE, यानी AE की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर। तो क्या मैं अब हाइट ऑफ चिमनी बता सकता हूं, चिमनी की ऊंचाई बताओ किसके बराबर थी, AE प्लस बी। तो AE की वैल्यू आ गई 28.5 और BE की वैल्यू पहले से मालूम है 1.5, दोनों को जोड़ दो, 0.5 में 0.5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, कैरी हो गया 1, और 8 और 1 9 और 1 10, अगेन कैरी हो गया 1, 2 और 1 3, पॉइंट देखो यहां पर भी एक स्थान पर, यहां पर भी, तो यहां पर एक स्थान पर डेसिमल प्लेस कर दो, वैल्यू आ गई 30 मीटर। तो आप बोलोगे इस चिमनी की हाइट है 30 मीटर। ये बहुत ध्यान रखना है, टावर, चिमनी, बिल्डिंग, किसी की भी हाइट ग्राउंड से मेजर करनी है ना, ऑब्जर्वर की आंखों से नहीं मेजर करनी है। ऑब्जर्वर तो जैसे मान लो मैं खड़ा हूं तो मेरी आंख तो यहां है, तो यहां से मैं एंगल मेजर करूंगा, मगर हाइट तो ग्राउंड से मेजर होगी। तो ये मेरी हाइट जो है, जैसे यहाँ पर 1.5 मीटर जो हाइट है, इसको ऐड करना पड़ेगा इस वाले हाइट में, तब जाके पूरे चिमनी की हाइट आएगी। और इसी वजह से बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, from a point P on the ground, the angle of elevation of top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री, ठीक है। एक टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है बेटा जिसकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर है। तो ये लीजिए बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। कोई पॉइंट है ग्राउंड पर P, है ना, भूमि पर एक बिंदु है P, इस P पॉइंट से हम इसकी चोटी को, टॉप को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना बना, 30 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की टॉप पर एक फ्लैग, झंडा फहराया गया है इस तरीके से, ये लीजिए एक झंडा फहराया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 45, इसी P से इस झंडे के टॉप को जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। जब उसी बिंदु P से ध्वज के शिखर, झंडे के शिखर को देखा गया तो उसका उन्नयन कोण है 45। बिल्डिंग की चोटी यानी जो झंडे का फुट हो गया वहां से उन्नयन कोण 30 है और झंडे के टॉप से उन्नयन कोण 45 है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है ध्वज दंड की ऊंचाई यानी लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। यानी अगर इसको मैं A B C और ये तो P है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है बताओ। हमें एक तो ये BP वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, बिल्डिंग से पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड करना है, और एक ध्वज दंड यानी झंडे का जो डंडा है, ध्वज दंड यानी AC भी फाइंड करनी है। ये AC फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है, और AB तो हमें डायग्राम में दे रखा है 10 मीटर के बराबर है, ठीक है। चलिए अब इस चित्र में आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ABP और एक ट्रायंगल
CBP, आपको इन दोनों में ही tan थीटा अप्लाई करना है, क्योंकि देखो ये वाला हाइट लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला, tan का। आप कॉट भी लगा सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। तो आइए tan अप्लाई करते हैं। तो बताइए tan अप्लाई करेंगे बेटा तो चलिए आइए, तो tan, ट्रायंगल का नाम ले लीजिए, ट्रायंगल ABP। तो ऐसे लिखिए, इन ट्रायंगल ABP tan 30, ठीक है बेटा, tan 30, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 10, बेस है सपोज x, बेस हमको फाइंड करना है सपोज x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। अब देखो √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो यहाँ पर 10 इंटू 1.732, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी 17.32 मीटर। तो देखो बिल्डिंग के बेस से, है ना, बिल्डिंग के बेस से पॉइंट P का डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया बताओ, 17.32 मीटर, यानी पॉइंट P 17.32 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब आइए सेकंड वाले त्रिभुज में चलते हैं, CBP। तो इन ट्रायंगल CBP, अब इसमें बड़ा वाला कोण है 45, तो यहां लिखेंगे tan 45, लंब बटा आधार, लंब हो गया BC, आधार यानी बेस हो गया x, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, उसको हम पुट कर लेंगे जरूरत के अनुसार। tan 45 होता है 1 BC अपॉन x, x की वैल्यू आ गई 17.32, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो BC की वैल्यू आ गई 17.32 मीटर। ये लीजिए, ये पूरा BC आ गया, ये यहां से यहां तक की हाइट आ गई 17.32 मीटर। तो बेटा यही हमारे, अब देखो ये तो यहां से यहां तक की हाइट है, हमको ये झंडे की ऊंचाई, ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला, ये झंडे की ऊंचाई है ना, देखो फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ माने झंडे का जो डंडा है, यानी ध्वज दंड जिसको हिंदी में बोलोगे, उसकी ऊंचाई बतानी है। तो ध्वज दंड यानी की ऊंचाई, ये लीजिए कितनी हो जाएगी बताओ, AC, और AC कैसे आएगा, BC में से इस AB को माइनस करके, BC कितना आया 17.32, AB कितना आया 10, तो ये आया 7.32 मीटर। तो AC जो है उसकी हाइट हो गई 7.32 मीटर, यानी ध्वज दंड फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है, जो झंडे का डंडा है, उसकी हाइट है 7.32 मीटर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, चलिए, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो कह रहा है बेटा कि एक टावर है और एक टावर यानी मीनार, तो ये लीजिए एक टावर बना दिया हमने इस तरीके से। अब यहां कहीं सनलाइट होगी, सोर्स मान लीजिए प्रकाश का स्रोत यानी लाइट सोर्स है, और यहां से रेज निकल रही होंगी और ये रेज इस तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। ठीक है, अब इसके ये सब रेज जो और नीचे वाली जो रेज आ रही होंगी, ये इस टावर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो पीछे वो परछाई, छाया बनाएंगी, शैडो कास्ट करेंगी, उसी को हम परछाई कहते हैं। जब प्रकाश के स्रोत के रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोध आ जाए, ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ लाइट, तो वो पीछे क्या कास्ट करती है, शैडो, यानी तब वो परछाई बनाती है। और कह रहा है सवाल में कि परछाई की लंबाई 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है जब सन का एल्टीट्यूड यानी सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री हो जाए। अब बेटा 60 डिग्री के केस में ये कोण होगा और 30 डिग्री के केस में ये कोण होगा। आपको अभी सिखाया
कि दूर जाने पर कोण घटता है और पास आने पर कोण बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, टावर जो है, टावर की हाइट दे रखा है? नहीं। तो सपोज टावर की हाइट है h, ठीक है, ये हमें ये डिस्टेंस मालूम है 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर डिस्टेंस ये वाली मालूम है। हमें ये वाली डिस्टेंस भी नहीं मालूम, तो सपोज हमने इसको x कर लिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ए बी सी और डी। तो हम एक बारी त्रिभुज ए बी सी लेंगे और एक बारी त्रिभुज ए बी डी लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, बताओ, ए बी सी में tan 60, एबीसी में tan 60 बताओ, लंब बटा आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है x, ये हो गया √3 बराबर h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h की वैल्यू आ गई √3x, ये लीजिए। ठीक है, तो h और x दोनों ही हमको नहीं मालूम, तो ये रिलेशन आ गया h और x का। इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज है बेटा ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी में, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी। बताइए, इस ट्रायंगल ए बी डी में बेटा ये परपेंडिकुलर यानी लंब है और ये हमारा बेस है। तो बताओ कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। तो tan 30 परपेंडिकुलर यानी ए बी जो h है, बेस हो गया बी डी जो x + 40 है। tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x + 40 = √3h। अब आप यहां से h की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए। तो पुट h = √3x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताओ, x + 40 √3 और h की वैल्यू हो गई √3x। देखो ये हो गया 3x और ये है 40, तो इसको इधर माइनस करो बेटा। तो देखो 40 की वैल्यू हो गई 2x, तो x की वैल्यू हो गई 20 मीटर। तो ये जो x है ये 20 मीटर है। अगर मुझसे ये हाइट पूछी जाए h, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h होगा √3 × x यानी 20, तो h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the angle of depression of the top and bottom of 8 meter tall building from the top of a multi-story building is 30 degree and 45 degree। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कई फ्लोर की बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है, और इसके टॉप पर हम खड़े हो गए और टॉप पर खड़े होके एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये लीजिए, एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है ना, ये कोई इस तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसके टॉप से हम एक 8 मीटर ऊंचे बिल्डिंग को देख रहे हैं। एक बारी हमने इसके टॉप को देखा और एक बारी हमने इसके बॉटम को देखा। तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये बात हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो बताओ कितना कितना एंगल बना? 30 और 45। तो ये छोटा वाला एंगल हो गया 30 और ये बड़ा वाला एंगल हो गया 45। ठीक है बेटा, चलो तो बताओ जरा। तो अगर ये छोटा वाला एंगल 30 है, तो अगर मैं यहां से इसको देखो मिला दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये भी देखो 30 होगा, है ना। हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये एंगल हो जाएगा 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 45, क्योंकि ये वाला एंगल भी 45 है और ये वाला एंगल भी 45 है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। अगर ये 8 मीटर है बेटा, तो बताओ ये हाइट भी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। अब इस हाइट को यहां से यहां को आप कुछ मान लो, लेट से ये y है और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है इसको आप x मान लो, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। अब आपके पास दो त्रिभुज हो गया ए बी सी डी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बताओ इस त्रिभुज ए बी सी में
कितने डिग्री का कोण बन रहा है बताओ, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या लिखोगे tan 30। परपेंडिकुलर कितना हो गया बताओ, AB, लंब हो गया AB और बेस हो गया BC। बोलो बेटा, तो बताओ इस AB को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, y। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और BC कितना हो गया बताओ, BC हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू हो गई √3y, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा AED, है ना, इन ट्रायंगल AED, इस बड़े वाले त्रिभुज में बेटा, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये वाला, इस बड़े वाले त्रिभुज में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी tan 45। परपेंडिकुलर यानी लंब AE और बेस हो गया DE। बताओ AE किसके इक्वल है, y प्लस 8, देखो ये y है और ये 8 है, y प्लस 8, और DE किसके इक्वल है बताओ, DE है x के इक्वल, ठीक है, x के। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x का 1 में करोगे तो देखो आएगा x, और इस 1 का यहां करोगे तो y प्लस 8। अब बताओ y की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है √3y। अगर हम x की वैल्यू यहां √3y पुट कर दें बेटा समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बताओ इधर ले आओ, तो √3y माइनस y इक्वल टू 8, y कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, y की वैल्यू आ गई 8/√3 माइनस 1। अब आपको मालूम है कि डिवाइड में रूट तो रखते नहीं है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, तो ये बन गया 8√3 + 1, नीचे बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये होता है 3 - 1 यानी 2, 2 से कट करोगे 4, तो फाइनल आंसर आएगा 4 × √3 + 1, यही हमारा y हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए ये लीजिए, तो y की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। अब √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर सकते हैं, नहीं अगर गिवन नहीं है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, जिस क्वेश्चन में दिया होगा उसमें सॉल्व करेंगे।